हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह का लेक्चर नंबर 5। कैसी है जनता? नमस्कार नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रिंस, जूही, रोशन, खुशी, नमस्कार नमस्कार। प्रीति, मोनू, पारुल, कपिल, अंशिका, रणवीर, ऋतु, मनोज, मुस्कान, शानू, शुभांशु, शिवम, हेमंत, इंताफ, नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह। पिछली क्लास में हमने कुछ कुछ बातें की थी, एक तो परिवर्त आव्यूह को लेकर और एक अनुरेख को लेकर। उस पर कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे, उन होमवर्क को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर आज के टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक पर जेईई मेंस में सवाल आए हैं, इस टॉपिक पर जेईई एडवांस में सवाल आए हैं, और ये अगर पूरा हो जाता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दीक्षा, करण, अभिलाष, अर्चना, मंजीत, मोहम्मद, फरकान, अंजलि, कैशव, नेहा, शिवेंद्र, अनमोल, आदित्य, अंश, निखिल, शिवम, विशाल, नेहा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितनी इवनिंग? गुड इवनिंग। हाँ, लव यू टू बेटा, लव यू टू। प्यार बने रहना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूं, प्यार लुटाओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीपक, जयप्रकाश, शिवम, वंश, सूर्यांश, आराध्य, आराध्या, चंदन, अशोक, रौनक, अनिकेत, प्रियांशु, दीपक, रुपेश, ओमकार, संध्या। चलिए फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो जो होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। अपनी आदत यही है कि हम लोग हल्का सा पुराना रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन में मैंने पहले तो दो टाइप की चीजें पिछली क्लास में पढ़ी थी अपन ने। एक परिवर्त पे पढ़ा था। तो परिवर्त क्या होता है? ए ट्रांसपोज पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दो, है ना। ए से इसके परिवर्त पे जाना है, इसके परिवर्त से इस पे जाना है, तो पंक्ति और स्तंभ को आपस में क्या कर दो? पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दो। ये हो जाता है परिवर्त। ठीक है, परिवर्त के कुछ कुछ गुणधर्म हमने देखे थे छोटे छोटे, कि अगर जोड़ना घटाना हो और फिर परिवर्त लेना हो तो पहले परिवर्त ले लो, फिर जोड़ लो, घटा लो। और जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है इसमें क्रम बदल जाता है। ये दो बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा और कुछ कुछ चीजें अपन लिख सकते हैं कि भैया ए की घात एन का ट्रांसपोज लेना है तो वो ए ट्रांसपोज की घात एन हो जाता है ना। और मेजरली तो ये चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको, तो इनको तो हम लोगों को याद रखना ही रखना है। फिर अपन एक और चीज देख रहे थे, परिवर्त तो समझ में आ गया ना तुमको, कि जैसे ये अपना है 2 3 5 7 1 8, तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा 2 5 1 3 7 8। समझ गए बात को? ये है अपना परिवर्त वाली चीज। और फिर आ जाते हैं अपन अनुरेख पर। इस पर अनुरेख पर, अनुरेखा नहीं, अनुरेख। तो मान लीजिए कोई वर्ग आव्यूह है, जैसे कि A11, A22, A33। फिर यहां पर क्या होता है अपना A12, A13, A23, A21, A31, A32। तो किसी वर्ग आव्यूह का अनुरेख क्या होता है? इसके मुख्य विकर्ण यानी कि A11, A22, A33 टाइप के आव्यूहों का योग हो जाता है।
अवयवों का योग हो जाता है। और यहां पर भी वैसी ही बातें हैं कि भैया दो अवयव का योग करके उसका ट्रेस लो, या अलग अलग ट्रेस लेके योग कर दो, है ना। यहाँ पे जो बात याद रखने की वो ये है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी नहीं होता है, लेकिन एक चीज होती है कि ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। इकाई आव्यूह का ट्रेस लोगे तो वो सीधा सीधा n के बराबर आ जाता है, क्योंकि उसके मुख्य विकर्ण पर एक 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 होते हैं और n क्या है, n क्रम होता है। तो ये बात कितने लोगों को क्लियर है? इतनी बातें कितने लोगों को क्लियर है कि हाँ सर ये बातें हमको याद है, आप आगे बढ़ सकते हो। नीट पेपर लीक हो गया तो अरे हमको क्या करना है नीट पेपर से, अपन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वहां लीक हो, जम जाए, जो भी हो रहा हो, उबल जाए, फट जाए पेपर, हमको कोई लेना देना नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। बुरा लग रहा है, हाँ वो थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन उस पर अपन को रुकना नहीं है, ठीक है। बुरा तो है ही, लेकिन ठीक है, अभी अपन अपने काम पे फोकस करते हैं। उसकी चिंता उनको करने दो जो उन सब चीजों से एसोसिएटेड है ना। जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर्स कर रहे हैं, उनको करने दो, और हम लोग अपने काम पर फोकस करते हैं। हुआ है, गलत चीजें हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब अभी अपने कंट्रोल में नहीं है कुछ भी, है ना। थोड़ा एक दो दिन निकलने दो, चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी तब उस पर बात करेंगे। एनीवेज, फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं, जो होमवर्क दिए थे उसको करते हैं। ये वाला होमवर्क दिया था सबसे पहले, क्या आंसर आ रहा है इसका? आंसर मैंने दिया था या नहीं दिया था? होमवर्क में आंसर था या नहीं था? सिंगल चॉइस 60 सेकंड, कितने लोग करके आए हैं बताओ फटाफट। तो पिछली क्लास में मैं देख लेता हूँ कि मैंने ऐसा तो नहीं कहीं आंसर दे दिया था तुम लोगों को, फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, आंसर ही दिया हुआ था, ठीक है। तो फिर तो रिवील कर ही देते हैं। 65%, फिर भी कुछ लोगों ने अलग लगा दिया। मतलब आंसर देने के बाद भी तुम लोग ऐसे कर देते हो क्या? कितने लोगों ने किया है इस सवाल को? कितने लोगों ने घर पे किया है ये सवाल? डाउट। सर पेपर कैसे लीक होता है प्लीज बताइए। केले हैमिल्टन इक्वेशन क्या है बेटा? ये आएगा इस चैप्टर के अंत में आएगा। इन्फिनिटी प्रैक्टिस का मैंने बोल दिया महाराज, मेरी तरफ से मैं जहां तक पहुंचा सकता था मैंने पहुंचा दिया। थोड़ा समय दो मुझे भी और जिनको बोला है उनको भी, ठीक है, ताकि वो कुछ करें। ट्रेस, हाँ स्क्वायर होना जरूरी है। ट्रेस मतलब अनुरेख। एडजॉइंट अभी पढ़ेंगे, है ना, सारणिक में क्वेश्चन नहीं हो रहा है। रुक जाओ, मत करो ना तू। तीन वाला परिवर्तन, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके सारणिक के साथ मिक्स वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे? अभी आएंगे। अब इतना परेशान नहीं होते बाबू। 65% लोगों ने किया है और उन्हीं लोगों ने उत्तर भी सही दिया था, बाकी शायद तुक्काबाजी अपने कर रहे थे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट, चलो वापस लौट आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। सारा काम छोड़ छाड़ कर ध्यान से सवाल को सुनेंगे। जो लोग घर पे होमवर्क नहीं करते हैं वो क्लास में आने के बाद होमवर्क किया करो, सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि यह एक आव्यूह है, क्या है? पी क्यू क्यू पी, और इस आव्यूह का डिटर्मिनेंट DETA अर्थात इसका सारणिक अर्थात यह चीज, इसका मान R है। अब बताओ सारणिक का तो प्रसार कर सकते हैं ना, तो P का P से गुणा होगा, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर R है। ये एक समीकरण हम लोगों को मिल गई है। फिर क्या कहा जा रहा है? P, Q और R कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, P माइनस क्यू गुणा
P प्लस Q, तो कुछ पाप तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत चीज तो नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सही चीज है। फाइनली हमको क्या मिला कि P माइनस Q को P प्लस Q से गुणा करने पर R आना चाहिए, और P Q R कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या यहां तक तुम मेरे साथ हो? क्या यहां तक तुम मेरे साथ हो? फटाफट बताओ कि क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ट्राई किया, बहुत बढ़िया काम किया शिवांश। सर ऐसे कब सोचेंगे, कैसे कब सोचेंगे? बोलो, क्या यहां तक की बात क्लियर है? भाई होमवर्क का काम करवा रहा हूं मैं, होमवर्क करवाना बंद कर दूंगा, होमवर्क देना बंद कर दूंगा अगर तुम लोगों ने काम नहीं किया तो। फिर बोलते रहना कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। बहुत सुंदर। अगर तुम लोगों का फोकस लूज होगा तो फिर भैया तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कछु नुकसान नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। 95 पॉइंट। अच्छा आप मुझे बताओ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कोई संख्या अभाज्य संख्या कब कहलाती है? परिभाषा बताओ। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वॉइस प्रॉब्लम, डीटी का मतलब ही नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब से याद रखना आर्यन बेटा, अब से याद रखना। सॉरी सर, कल से कर लूंगा। वॉइस प्रॉब्लम एक बार बोल देते हैं। वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो। बहुत सुंदर। अब इस सवाल का सबसे क्रूशियल पार्ट आता है, इस सवाल का सबसे क्रूशियल पार्ट आता है। क्या है इस सवाल का सबसे क्रूशियल पार्ट? कि P भी अभाज्य संख्या है, Q भी अभाज्य संख्या है, और R भी अभाज्य संख्या है। ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो या तो एक से विभाजित होती है या स्वयं से विभाजित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है तो ये या तो 2 से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी। 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी। 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो इसीलिए ये 2 से भी हो जाती है, 4 से भी हो जाती है और 1 से भी हो जाती है। 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी विभाजित हो जाती है। 5 एक अभाज्य संख्या है तो ये केवल 5 और 1 से विभाजित होती है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है तो ये 3 से 2 से भी विभाजित होती है। 1 से और 6 से तो होती है, 3 और 2 से भी होती है। 7 एक अभाज्य संख्या है तो ये 7 से या 1 से विभाजित होती है। मतलब जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वो स्वयं खुद। मतलब ये R अगर एक अभाज्य संख्या है तो इन दोनों में से एक को R होना पड़ेगा, एक को 1 होना पड़ेगा। या तो ऐसा होगा या ये 1 होगा, ये R होगा। अरे भाई ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या या तो स्वयं से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है, या तो स्वयं से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है। तो मतलब 2 ही केस संभव है, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या हो सकता है कि जो पहली चीज है ये R के तुल्य हो जाए और दूसरी चीज जो है अपनी ये 1 के तुल्य हो जाए, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पहली चीज है ये 1 के तुल्य हो जाए और दूसरी चीज जो है वो R के तुल्य हो जाए। बस यही 2 संभावनाएं हैं। अब मुझे बताओ P भी अभाज्य, Q भी अभाज्य, तो ऐसी कौन सी 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका अंतर भी एक अभाज्य संख्या आता हो और उनका योग 1 आता हो? अरे 2 अभाज्य संख्याओं का योग तो कभी 1 आ ही नहीं सकता। 2 अभाज्य संख्याओं का योग कभी 1 आ पाया है क्या? ये वाला केस तो फिनिश, शुरू में ही रिजेक्ट हो गया, यहां आ गए। अब मुझे बताओ 2 ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 1 हो और जिनका योग भी अभाज्य संख्या हो, तो बताओ P Q और R क्या होगा? बताओ P Q R क्या होगा? अगर 2 अभाज्य संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनका अंतर 1 हो और जिनका योग भी एक अभाज्य संख्या हो, 3 और 2, वेरी गुड। तो यहां ऑब्जर्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं?
P 3 होगा, Q 2 होगा, R 5 होगा। अब देखो तीनों अभाज्य संख्याएं भी हो गई, अंतर भी एक आ गया, ये सारी चीजों का पालन होने लग गया। तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना? सारणिक का मान क्या था? सारणिक का मान था P²। अनुरेख बताना है, अनुरेख, अनुरेख ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस क्या है? P प्लस P यानी कि 2P, यानी कि P का क्या मान था? 6। आंसर विल बी 6। बस इतना सा काम करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला, ये कितने लोग कर पाए हैं? आंसर ऑलरेडी है। कितने लोग इस सवाल को कर पाए हैं? बोलो, जोर से बोलो। मैंने आपकी तरह किया। वेरी गुड चंदन बेटा। प्रीति कुमारी पीस है, कूल। आर्यन IIT BHU 236 235 235 पीस, क्लियर, पीस, पीजी पीजी, हमजा अली, डाउट चेक करो। 2 1 1 अभाज्य संख्या नहीं है बाबू, एक अभाज्य संख्या नहीं है निकिता, बाबू नहीं। 12 भी तो हो सकता है। 12 कैसे होगा? 12 कहां से आएगा? मतलब क्या? अच्छा 1 2 बोल रहे हो? 1 2 नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। R को अभाज्य संख्या नहीं कहा गया है। कहां कहा गया है भाई? P Q R तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। कहा गया है? किसने बोला नहीं कहा गया? कहा गया है अभाज्य संख्या। 3 + 2 5 अफजाए है ना? आपने कहा अफजाए नहीं आता, तो हाँ यही वाला तो केस यूज किया मैंने। 3 - 2 1 हो गया, 3 + 2 5 हो गया। ठीक है। तो जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं QOTD और कुछ भी सर, उसको नहीं सॉल्व करना है तो उसका गूगल से आंसर देखकर दोबारा ट्राई करने की आपके सॉल्यूशन तक इंतजार करें। नहीं देखो, गूगल से तुम टाइम मत तुमको करो, अपना अटेम्प्ट करो, क्लास में डिस्कस हो ही रहा है। ठीक है। 67 वही है। देखो ये अपन जब शुरू किए थे 90-95% लोग होमवर्क करते थे, अब ये 60% पे आ गया है। ध्यान से सुनो, अब बहुत शानदार, बहुत प्यारा सवाल है, मतलब बहुत एकदम प्यारा। इस सवाल को देख के मजा आता है ना? सुना करो, इनसे अपनी सोच विकसित होती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले सवाल है। हमने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से ये सवाल होगा। n क्रॉस n क्रम के आव्यूह कौन कौन से हैं? A तथा B के क्रमित युग्मों के कितने समुच्चय संभव हैं? मतलब A, B ऐसी कितने आव्यूह संभव है कि AB में से BA को घटाएं तो इकाई आव्यूह आ जाए। AB आव्यूह मतलब A में B का गुणा किया, A में B का गुणा किया, माइनस B में A का गुणा किया, और इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाने पर इकाई आव्यूह आ जाए। तो ऐसे कितने आव्यूह संभव है? ये इस लैंग्वेज को छोड़ दो, तुम तो बस इतना बता दो मुझे कि ऐसे कितने आव्यूह A और आव्यूह B संभव है जिसके लिए इन दोनों का गुणा करूं, इनका विपरीत क्रम में गुणा करूं, इसमें से इसको घटाऊं तो इकाई आव्यूह आ जाए। अब ये सवाल काफी अनऑर्थोडॉक्स सवाल है, ये ऐसे डायरेक्ट होने वाला सवाल नहीं है। ध्यान से सुनना, कैसे सोचना है इसमें। मुझे ये बताओ, सबसे पहली चीज, इधर इधर बात कर रहे हैं अपन, साइड में, साइड में आ जाओ। अगर दो आव्यूह बराबर है, यदि आव्यूह A आव्यूह B के बराबर है, इस सवाल के लिए बात नहीं कर रहा हूं, नाम ही अलग रख देता हूं मैं। यदि आव्यूह C बराबर D है, तो मुझे बताओ कि क्या आव्यूह C का ट्रेस आव्यूह D के ट्रेस के बराबर होगा क्या?
दो आव्यूह बराबर कब होते हैं? दो आव्यूह बराबर कब होते हैं? जब उनके सारे के सारे अवयव बराबर हो। अरे भाई, जब ये दो आव्यूह बराबर हैं तो इनके सारे के सारे अवयव बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो विकर्ण अवयव भी बराबर होंगे। इसके विकर्ण अवयव, इसके विकर्ण अवयव बराबर होंगे। अब विकर्ण अवयव बराबर होंगे तो विकर्ण अवयवों का योग भी बराबर होगा। तो पहली चीज तो अपन को साइड में ये देखनी है कि अगर दो आव्यूह बराबर हैं तो उनका अनुरेख भी बराबर होता है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। दूसरी चीज, मैंने अभी अभी तुम्हें सिखाया था कि भाई ए बी, अगर दो आव्यूहों का, ए बी हटाता हूं फिर से, दो आव्यूहों का योग करके उनका अनुरेख पता करें या घटाकर उनका अनुरेख पता करें। इसका मतलब है कि पहले अलग अलग अनुरेख पता कर लो और फिर जोड़ या घटा दो, है ना। तीसरी चीज मैंने तुम्हें सिखाई थी कि भाई ए बी का जो अनुरेख होता है वही बी ए का अनुरेख होता है। और एक और चीज अपन ने सीखी थी कि भाई इकाई आव्यूह का अनुरेख जो होता है वो n होता है। अब जैसे पहला वाला है, इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो, इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, इसको भी वेरीफाई कर सकते हो। इसमें तो क्या वेरीफाई करना? अरे भाई, आव्यूह है इकाई आव्यूह, अगर 3 क्रम की इकाई आव्यूह है तो 3 बार 1 मिलेगा, तो इसका ट्रेस कितना होगा? 3 होगा। 2 क्रम की है, 2 बार 1 मिलेगा। 4 क्रम की है, 4 बार मिलेगा। 5 क्रम की है, 5 बार मिलेगा। यही चीज है। ये जरूर तुम वेरीफाई कर लेना कि ए बी दो आव्यूह को गुणा करो। ये बातों से कितने लोग एग्री करते हैं कि इन 4 बातों से हम लोग एग्री करते हैं? सर, इन 4 बातों से तुम लोग एग्री करते हो क्या? कितने लोग इन 4 बातों से एग्री करते हैं? अरे आंसर वांसर छोड़ दो, पहले जो बातें पूछ रहा हूं उस पे जवाब दो। इनसे एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अगर नहीं करते हो, मैं फिर बता रहा हूं तुमको, तुम दो आव्यूह लेकर वेरीफाई कर लेना। दो, मैं यहां पे अभी ये सब नहीं करूंगा, है ना। टाइम जबरन अपन को अब गुणा करके चेक करना, इतना काम तुम कर सकते हो, मगर मैं बोल रहा हूं तो विश्वास करके और मान लो उस चीज को, और खुद जो है वो वेरीफाई जरूर कर लेना। ये क्लास में मान लो, बाद में वेरीफाई कर लेना। 93% लोग इस बात को मानते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अब मैं क्या करता हूं, इस सवाल पर आता हूं। इस सवाल को अपन हल करेंगे विरोधाभास से। विरोधाभास से अपन ये बात मान लेंगे कि माना, ये तो दिया ही ना कि इसके लिए इसको संतुष्ट करने वाले कितने हैं। मानना क्या, इसको संतुष्ट करने वाले ढूंढ रहे हैं अपन। ये बात हमको दी गई है कि ऐसे आव्यूह बताओ जिसके लिए ऐसा होता है। अब पहला गुणधर्म क्या कहता है कि अगर दो आव्यूह बराबर हैं तो उनका अनुरेख बराबर होगा। मतलब इधर लिखा हुआ आव्यूह, ये जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आव्यूह मिलेगा, इसका अनुरेख और इसका अनुरेख बराबर आना चाहिए। कितने क्रम का है? n क्रम का है। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, अगर दो आव्यूहों को घटाकर फिर उसका अनुरेख निकाला जाए, इज इक्विवेलेंट टू, दोनों का अलग अलग अनुरेख पता कर लो। गुणधर्म नंबर 2, दोनों का अलग अलग अनुरेख पता कर लो, ऐसे लिख सकते हैं। और इकाई आव्यूह का अनुरेख क्या होता है? जितना उसका क्रम होता है। 3 क्रम का इकाई आव्यूह 1 1 1 3 जुड़ जाएगा। 4 क्रम का इकाई आव्यूह 1 1 1 1 4 जुड़ जाएगा। 5 क्रम का 5 जुड़ जाएगा। n क्रम का कितनी बार 1 जुड़ जाएगा? n बार जुड़ जाएगा। अब ये आ गई तीसरे गुणधर्म। ये दोनों तो बराबर होते हैं, इसका ट्रेस और इसका ट्रेस बराबर होता है। ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए भी ट्रेस ऑफ ए बी ही होता है। तो ये तो हो गया 0 और ये लिखा हुआ है n। अब n तो 0 हो ही नहीं सकता, n तो क्रम है, n तो क्रम है, n तो प्राकृत संख्या होती है। 1 क्रम, 2 क्रम, 3 क्रम। ऐसा संभव है क्या कि 0 क्रॉस 0 का आव्यूह बन जाए? ऐसा संभव है ही नहीं। मतलब जो बात हमको दी गई है वैसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी संभव नहीं है ताकि इसका गुणा माइनस इसका गुणा करने पे इकाई आव्यूह आ जाए। और वो हमने किससे सॉल्व कर लिया? ट्रेस की सहायता से सॉल्व कर लिया। तो हम कह देंगे ऐसे ए बी के कोई क्रमित युग्म संभव नहीं है जिसके लिए ऐसा हो जाए। बोलो मजा आया क्या? बोलो मजा आया क्या?
कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है, कितना प्यारा सवाल है। आया मजा। सर आपको तबीयत खराब है ना? हाँ, वो थोड़ा सा 2-3 दिन से गला बैठा हुआ है ना। कल भी इसी वजह से नहीं हो पाई चीजें। कल गला बिल्कुल ही बंद था और फीवर भी था, पर आज ठीक है ना। गर्म पानी पी पी के गला ठीक कर लिया है थोड़ा बहुत तो, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत है। यहाँ कमेंट लिख लेना, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अजय तुम लोगों को तो पता चल रहा है, मतलब है, मुझे लग रहा था कि काफी कुछ ठीक हो गया है, नहीं पता चलेगा, शायद अंतर समझ में आ जाता है। ये एक और होमवर्क था, कितने लोगों ने किया इसको? क्या आंसर आया इसका? इसका भी मैंने ऑप्शन वो दिया हुआ था क्या तुमको? ये जो है की वजह से हो जाता है। इसका भी आंसर दिया हुआ था क्या? सब क्या आंसर दे दिए थे, तो चीटिंग कर ली होगी अब तो तुम। इसका एक और इसके बाद होमवर्क है, फिर उसके बाद अपन नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ए आई जे 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए आई जे इज इक्वल टू 2 की घात जे माइनस आई। तब इसका मान कितना होगा? तब इसका मान कितना होगा? करें क्या? कितने लोगों ने किया है इस सवाल को? मतलब आंसर तो ए है, वो तो टीप टाप के अब तो दे ही देते होंगे। अरे इसके बाद भी लोग गलत दे देते हैं, गजब कर रहे हो। आंसर लिखा हुआ है साइड में। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है? ईमानदारी से बताना, सच सच बोलो। अरे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मतलब किससे छुपाना? कौन है यहाँ पर? हम्म। उम्र भर, उम्र भर ख्याली, उम्र भर, उम्र भर ख्याली भूतों से, उम्र भर ख्याली भूतों से जो मैं न डरता, खुदा क्या मैं जोर से जीता, खुदा मैं क्या जोर से मरता। क्या मतलब है इसका? हम ओवर थिंक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ख्याली भूत हम लोग बना के रखते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा हो गया तो। ख्यालों में ही इतनी चीजें हम लोग पका लेते हैं कि हम जी ही नहीं पाते हैं, एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। ख्याली भूतों से खुद को बचा के रखो, ओवर थिंकिंग से खुद को बचा के रखो। एक बहुत आगे बढ़ने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने ओवर थिंकिंग नहीं की होती तो हम कितना बेहतर जिंदगी जी रहे होते। तो अभी बंद कर दो, ओवर थिंकिंग मत करा करो। सिंपल, जो होगा सो होगा। सोच सोच के कुछ नहीं होता है चीजों, है ना। बार बार परेशान मत हुआ करो। 58%, वेरी गुड। अब क्या करें अपन? चलो, जो 58% में थोड़ा सा हिंट देता हूं, और फिर पहले ये 3x3 क्रम का है, तो 3x3 क्रम का आव्यूह कैसा दिखता है? जेई मेंस के सवाल है, जेई मेंस के सवाल है, करवाना चाहता हूं मैं तुमको, इसीलिए होमवर्क देता हूं ना। करा करो इनको। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब किसको संतुष्ट करते हैं? ए आई जे इज इक्वल टू 2 की घात जे माइनस आई। इस हिसाब से अपन ये पता करें
कि a11 क्या होगा, तो वो होगा 2 की घात 1 माइनस 1 यानी 2 की घात 0 यानी कि 1। बहुत सुंदर। a12 क्या होगा, 2 की घात 2 माइनस 1 यानी 2 की घात 1। a13 क्या होगा, 2 की घात 3 माइनस 1 यानी कि 2 की घात 2। इसी प्रकार से सारे अवयव पता किए जा सकते हैं। तो सारे अवयव अपन अब यहाँ हवा में ही पता कर लेते हैं। हवा में मतलब बस 2 की घात और इसमें से इसको घटा के लिखना है। ये वाला तो 1 आ गया, यहाँ भी 2 - 2 0 होगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। बाकी ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2, ये आ जाएगा 2 का वर्ग, ये आ जाएगा फिर से 2, और ये 21 कितना होगा, 821 2 की घात 1 माइनस 2 यानी 2 की घात -1 यानी कि 1/2। तो ये होगा 1/2, ये होगा 1/2 स्क्वायर और ये होगा 1/2 क्यूब। ठीक है, यही होने वाला है। अब यहां तक तो मेरे हिसाब से सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे। ये तो अपने बचपन की बातें हो गई, लगभग 40,000 साल पहले हमने ये सब पढ़ा था। दूसरी चीज मैंने तुम्हें क्या सिखाई है कि जब भी ऐसी बड़ी बड़ी घातें आती हैं, जब भी ऐसी बड़ी बड़ी घातें आती हैं, तो हमारा काम क्या होना चाहिए, पैटर्न ढूंढने का। पैटर्न ढूंढने का हमको काम करना है। अरे यहां से कुछ उभयनिष्ठ वगैरह ले सकते हैं क्या, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक बार ये पता करो कि ए स्क्वायर क्या आ रहा है। ए स्क्वायर यानी कि इसी आव्यूह को इसी आव्यूह से गुणा कर दें तो क्या मिलता है, एक बार ये करके देखना। जब ए स्क्वायर आ जाए तो फिर ए क्यूब भी पता करना। वैसे तो 2 से भी कर सकते हैं लेकिन रिस्की होता है। ए क्यूब क्या करोगे, ए स्क्वायर गुणा ए करके देखना और यहां देखना क्या आ रहा है। ये काम करने की कोशिश करना। एक बार इसी आव्यूह को इसी आव्यूह से गुणा करना, कुछ चीजें मिलेंगी। फिर इसी आव्यूह ए स्क्वायर को ए से गुणा करना, कुछ चीजें मिलेंगी। जैसे ही ये करोगे एक पैटर्न समझ में आने लग जाएगा, और वो पैटर्न जैसे ही समझ में आ गया काम खत्म हो जाएगा। हालांकि ये देखो यहां पर ये ए स्क्वायर से लेकर है ना, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, a की घात 4, a की घात 9, a की घात 10, तो a तो वैसे ही कॉमन ले सकते हैं अपन। अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब, a की घात 8 और a की घात 9। ठीक है, ये काम करना। इसके आगे करोगे, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। इसके आगे करने की कोशिश करोगे, करने की कोशिश करना। ये आव्यूह रखना, ये आव्यूह रखना, गुणा करना, देखना क्या आ रहा है। मिसप्रिंट हो गया JI123 के लिए, क्या मिसप्रिंट हो गया। अच्छा ये 1 होगा 100 वे, ये 1 होगा 1/2, 1 2 2 स्क्वायर 1/2 1 2 1/2 स्क्वायर 1/2 1 1 2 2 स्क्वायर 1/2 1 2 1/2 स्क्वायर 1/2 1। मिसप्रिंट, वेरी गुड। मिसप्रिंट A32 मिसप्रिंट हो गया था, कर दिया सही उसको, कर हो गया, वेरी गुड। 94% लोग कह रहे हैं क्यों कर लेंगे। बस ये जैसे पहला वाला गुणा कर दूं मैं, तो 1 ये हो जाएगा अपना 1 और ये भी हो जाएगा 1। ये इससे गुणा करेंगे तो 2 2 4 और 2 6, ऐसा हो गया क्या, 2 2 4 2 6। और ये इससे गुणा करें तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये वाला पहला वाला आ रहा था 3, ये होगा 3 गुणा और ये हो जाएगा 3 गुणा 2 स्क्वायर। अब इसको गुणा करूंगा ना तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1/2। तो ये मुझे लग रहा है अगले वाले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 गुणा 2, ये हो जाएगा 3 गुणा 1/2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया 3a, ए स्क्वायर 3a हो गया, ए स्क्वायर 3a हो गया। यहाँ ए स्क्वायर गुणा ए कर दोगे, ये इसको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। ए क्यूब को क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर को 3a लिख दो, फिर से हो गया 3a स्क्वायर और यहां फिर से 3a लिख दो, तो ये हो गया 3 स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया 3a, ए क्यूब हो गया 3 स्क्वायर ए। इसी प्रकार से a की घात 4 हो जाएगा 3 क्यूब a,
ए की घात 5 हो जाएगा, 3 की घात 4 ए, 3 कम होता जाएगा, ए की घात 10 हो जाएगा, 3 की घात 9 है। चलो अब इसके आगे नहीं करेंगे। अगला सवाल, ये कितने लोगों ने किया है? तुम्हें क्या लग रहा है भाई, मैं ये आधा आधा घंटा क्लास में होमवर्क डिस्कस कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? अगर तुम ये नहीं करके आ रहे हो या यहां आके नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा तो आधा घंटा खराब हो जा रहा है। मैथ्स में प्रैक्टिस ही है। अगर केवल थ्योरी पढ़ के क्या करोगे मेरे भाई? अगर सवाल नहीं कर रहे हो, सीख नहीं, फिर वही होता है कि सर वो क्लास में तो बन गया था, एग्जाम में नहीं बना। क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़ पढ़ के चले जाते हैं हम लोग। करो सवालों को भाई, गिनती के 4-5 कम से क्लास वाले तो कर लो। क्लास का सवाल और क्यूओटीडी इतना कर लिया करो, ज्यादा से ज्यादा 4-5 सवाल होते हैं बस मिनिमम। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई बात। 2-2 3-3 दिन बाद मिलते हैं तो भी नहीं करते हो। तब के का मान कितना होगा? किसको संतुष्ट करता है ये? इसको। ए गुणा ए क्यूब प्लस 2i इज इक्वल टू 3i इज इक्वल टू 2i। अब इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, है ना। मैं आगे जाकर अभी मेथड 1 बता रहा हूं तुमको, है ना। मेथड 2 इसका बाद में जाके अपन सीखेंगे व्युत्क्रम आव्यूह से। व्युत्क्रम आव्यूह से अभी नहीं सीखेंगे, मतलब अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी अपन को ये निकालना नहीं आता है। और मेथड नंबर 3 होता है इसका अभिलाक्षणिक समीकरण से, जो लास्ट में सीखेंगे अपन। अभिलाक्षणिक समीकरण, ये 2 तरीके और हैं, ये 2 अभी हमने पढ़े नहीं है। अभी जो पढ़ा है वो बस सिंपल सा है कि अपन को क्या क्या निकालना आता है, वर्ग करना आता है, क्यूब करना आता है, वैसे कर करा दो और चीजें पता कर लो। ये क्या हो जाएगा, ए की घात 4 प्लस 3a इज इक्वल टू 2i। अब ए की घात 4 कैसे पता करेंगे? हाँ, कैसे पता करें? कैसे क्या करना, वर्ग करो पहले उसका, देखो कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। 0 2k माइनस 1, 0 2k माइनस 1, मतलब इतना तो काम भी नहीं था जितना तुम लोग ये दोनों 0 हुआ, ये 2k हो गया, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये -k हो गया, ये 2k + 1 हो गया। बस ये a स्क्वायर आ गया, a की घात 4 हो जाएगा a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर। इसको इसी के साथ गुणा कर देना, 3a जोड़ना बराबर ये कर देना और हल कर लेना, ठीक है। यहाँ 2k -2 -k 2k + 1, मतलब ये किसी को बस गुणा करना आता हो ना वो भी ये सवाल कर सकता है, जिसको गुणा करना आता हो वो भी ये सवाल कर सकता है। अब इसका वर्ग करना 3a, इसी को 3 गुणा करके जोड़ देना बराबर 2i करना। करोगे क्या इसके आगे? अगली क्लास में फिर मैं डिस्कस करूंगा, इसके आगे करना, कर लोगे? ट्राई किया था पर सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। यहां गुणा करने पे क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब सुनना, सारी चीजें पता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें पता करने की जरूरत नहीं है। कैसे? इसको छोड़ देते हैं, कर ही देते हैं अपन को k का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? k का मान चाहिए, है ना। तो बस मैं ये प्रथम अवयव गुणा करता हूं, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा करोगे +2k हो जाएगा। बाकी मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूं, बाकी मैं कुछ नहीं लिख रहा, है ना। और इसको किसके बराबर कर देंगे? 2i के। किसके बराबर कर देंगे? 2i के। अब 2i में इस जगह पे क्या आता है? 2i में इस जगह पे क्या आता है? मैं बोल रहा हूं सारे लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां जो भी आएगा आएगा। ये क्या आ गया अपना, a की घात 4, a की घात 4 प्लस 3a इज इक्वल टू 2i। मैं सबका बस ये पहला पहला अवयव लिखता हूं, 4k स्क्वायर प्लस 2k। यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3a 3a लिखेंगे तो क्या होगा, 3a क्या होगा, 0 6 3k और -3, ये हो जाएगा 0 6 3k और -3। और 2i क्या होता है, 2 0 0 2। अब प्रथम अवयवों का योग कर दो, किस किस का, इसका प्लस इसका इज इक्वल टू ये, मतलब 4k स्क्वायर
प्लस 2k प्लस 0 इज इक्वल टू 2। यहां से पता कर लेना। बोलो करोगे क्या इसके आगे? बोलो करोगे क्या इसके आगे? मिसप्रिंट हो गया क्या? क्या मिसप्रिंट हो गया? ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 1, 2k स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, तो प्लस 2k और माइनस 1 लिख दें, प्लस 2k माइनस 1, k इज इक्वल टू 1/2 और k इज इक्वल टू -1। ए के साथ साथ सी भी आंसर आना चाहिए क्या? क्या मिसप्रिंट हो रहा है? कर लिया था 93, 4k स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू -1 भी है क्या? चलो करना है इसको, कल देखेंगे फिर, है ना? करना है इसको फिर कल देखेंगे। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। कल डिस्कस करेंगे उसको, थोड़ा सोच के आओ, करो कैलकुलेशन, वो बताना वो 2 आंसर क्यों आ रहे हैं। ओ भाई लोग, पढ़ने वाली जनता, तुम लोगों से विनम्र निमती है, विनम्र विनती है कि इस सवाल को करना और मुझे बताना कि यही 2 आ रहे हैं या और कुछ आ रहा है, और 2 आ रहे हैं तो फिर 2 आंसर होने चाहिए थे क्या, और क्या गड़बड़ हो गई है ना। छोड़ रहा हूं मैं अब तुम लोगों के लिए, ताकि अपन क्लास को आगे बढ़ा पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सममित और विषम सममित आव्यूह, यानी कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित एवं विषम सममित आव्यूह। सममित एवं विषम सममित आव्यूह, सममित एवं विषम सममित आव्यूह। देखो, टॉपिक लिख के लिखना बंद कर देना, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 चीजें हैं, सममित और विषम सममित। पहले मैं लिखता हूं सममित आव्यूह, तुम्हें नहीं लिखना है, तुम्हें नहीं लिखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। देखो, यदि एक वर्ग आव्यूह, ये बात बहुत जरूरी है, वर्ग आव्यूह इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो वह आव्यूह सममित आव्यूह होता है। ये तो हो गई परिभाषा। अब इसको समझते हैं कि यहां क्या बात लिख दी गई। ये तो गणितीय परिभाषा है, ये परिभाषा जरूरी है। देखो, जहां जरूरी होगी ना मैं बताऊंगा परिभाषा तुमको। इसका कहने का क्या मतलब है, ए आई जे बराबर ए जे आई, मतलब A12 A21 के बराबर होना चाहिए, A13 A31 के बराबर होना चाहिए, A23 A32 के बराबर होना चाहिए। कैसी दिखती है ये आव्यूह? ऐसी कुछ दिखती है। कैसी दिखती है? लिख तो नहीं रहे हो ना? यहां विकर्ण पे कुछ भी हो जाए, यहां जो होगा वो इसके बराबर होगा, यहां जो होगा वो इसके बराबर होगा, यहां जो होगा वो इसके बराबर होगा। इसे कहते हैं सममित आव्यूह। A12
A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है। सममित, इसके सापेक्ष सममित, इधर जो है मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित। अब ये बात तुम लिख डालो और मुझे एक चीज बताओ, जनता, पढ़ने वाली जनता, सवाल ये है कि ये जो शर्त है, क्या यह शर्त विकर्ण अवयवों के लिए भी लागू होती है क्या? ये ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये विकर्ण अवयवों के लिए भी सत्य है क्या? विकर्ण अवयवों के लिए ही सत्य है क्या? बताओ, विकर्ण अवयवों के लिए भी सत्य है क्या? क्या यह चीज विकर्ण अवयवों के लिए भी सत्य है क्या? है। विकर्ण अवयव पे क्या होता है? आई जे और जे आई बराबर होते हैं। भाई A11 के तो बराबर होगा ही ना, A22 के बराबर तो होगा ही ना, A33 के बराबर तो होगा ही ना। इसमें असत्य की बात क्या है? यहां लिखा गया था ए जे आई के बराबर होना चाहिए। अगर आई और जे दोनों को मैं 1 कर दूं तो A11 के बराबर है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर दोनों को 2 कर दोगे तो भी सत्य है, 3 कर दोगे तो ये भी सत्य है। यहां क्या किया था? I1 और J2, इसमें I1 J3, इसमें I2 J3, कोई दिक्कत नहीं, सत्य है ये, बाकी सबके लिए भी सत्य है। ठीक है, सदैव सत्य है। ऐसा है, यहां लिख दो फॉर ऑल I, J, तो वह आव्यूह सममित आव्यूह होता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो हो गया अपना इसके अंदर बिंदु नंबर 1। बिंदु नंबर 2, अगर मैं इसका परिवर्त आव्यूह लिखूं, इसका परिवर्त आव्यूह लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा? इसका परिवर्त आव्यूह अगर लिखे अपन तो क्या मिलेगा? अगर ए का परिवर्त आव्यूह लिखूं मैं तो क्या मिलेगा? बताओ फटाफट 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 फटाफट। ए का परिवर्त आव्यूह क्या मिलेगा? ए का परिवर्त आव्यूह क्या मिलेगा? हाँ, दोनों बराबर होगा विकर्ण के लिए, वेरी गुड। क्या मिलेगा? ए ही मिल जाएगा। इसका परिवर्त लिखोगे ना, ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओगे, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाओगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और इसी को दूसरी परिभाषा भी कहा जाता है कि ए एक सममित आव्यूह होगी यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये है लाख रुपए की बात। ऐसे चमकते हुए सितारों के बीच में इसको रखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक उदाहरण दे दें तुमको, ऐसा कुछ दिखेगा ये 1 5 -2, यहां जो मन है वहां जो चीज लिखना चाहो वो लिख दो, लेकिन अगर यहां 2 लिखा, यहां 2 लिखना पड़ेगा। अगर
यहां 2 लिखा, यहां 2 लिखना पड़ेगा। अगर यहां पर 0 लिखा, यहां 0 लिखना पड़ेगा। अगर यहां पर 7 लिखा, यहां 7 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये सम्मित आव्यूह कहलाएगी। विकर्ण पे जो मन है लिख दो, बाकी ऐसा दिखते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थी पहली सम्मित आव्यूह। अब आएगा इसका भाई, जिसका नाम क्या होगा? विषम सम्मित आव्यूह। और ये और इंटरेस्टिंग है, विषम सम्मित आव्यूह। विषम सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह। ठीक है, क्या होता है विषम सम्मित आव्यूह? स्क्यू सिमेट्रिक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सम्मित आव्यूह। अब जैसे वहां पे कुछ कुछ शर्तें थी ना, वैसे ही यहां पर भी शर्तें होती है। पहली शर्त होती है, किसी भी आव्यूह, किसी आव्यूह ए, या ऐसा लिख सकते हैं आव्यूह ए, आव्यूह ए विषम सम्मित होगी, विषम सम्मित होगी यदि, कैसे कैसे लिखा जा सकता है? पहली चीज, वहां ए आई जे आई के बराबर था ना, यहां पर होगा कि ये इसके ऋणात्मक के बराबर हो जाए, A12 A21 के ऋणात्मक के बराबर हो जाए। ध्यान से सुनना, A12 A21 के ऋणात्मक के बराबर हो जाए, A13 A31 के ऋणात्मक के बराबर हो जाए, A23 A32 के ऋणात्मक के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो विषम सम्मित आव्यूह हो जाएगा, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर एकदम सिंपल सी चीज बताना कि अगर यह शर्त सभी आई और जे के लिए सत्य है, तो A11 का मान कितना होगा, A22 का मान कितना होगा, A33 का मान कितना होगा? A11 का मान कितना होगा, A22 का मान कितना होगा, A33 का मान कितना होगा? अगर यह शर्त सदैव पालन होता है, अभी लिखना नहीं है तुमको, बस इसका उत्तर बता देना है कि अगर आई और जे और बराबर रख दूं मैं, तो A11 कितना होगा? 0। कैसे? अरे अगर आई और जे दोनों 1 रख दिए तुमने, आई बराबर जे रख दिया, बराबर 1 रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा? A11 बराबर माइनस ऑफ A11, मतलब 2 गुणा A11 इज इक्वल टू 0, मतलब A11 0। इसी तरह से A22 भी 0 आ जाएगा, ये इसके तुल्य होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा A22 इज इक्वल टू 0, तो A22 भी कितना हो गया? 0 हो गया। और A33 माइनस A33, 2 गुणा A33 इज इक्वल टू 0, तो ये A33 कितना आ जाएगा? ये भी 0 आ जाएगा। मतलब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने पड़ेंगे? शून्य होने पड़ेंगे। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होंगे और बाकी एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। मतलब ये कैसा दिखेगा? इसका उदाहरण लें अपन, तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा कुछ दिखेगा कि मुख्य विकर्ण पर तो 0 0 0, अगर यहां x लिखा है तो यहां इसका ऋणात्मक, अगर यहां y लिखा है तो यहां इसका ऋणात्मक, अगर यहां z लिखा है तो यहां इसका ऋणात्मक। ऐसी दिखती है विषम सम्मित आव्यूह। क्या होता है विषम सम्मित आव्यूह में? A12 A21 के ऋणात्मक के बराबर, A13 A31 के ऋणात्मक के बराबर, और ये इसके ऋणात्मक के बराबर। समझे बात को? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसको लिख डालो, यहां तक पहले इसको लिख डालो। I बराबर J बराबर 2 लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, I बराबर J बराबर 3 लिखेंगे। क्यों मुख्य विकर्ण पे 0 होना जरूरी है? ये चीज सिखा रहे हैं, यही तो डेटा। हाँ काजल बेटा, अब
चीजें लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द लास्ट टॉपिक जिसमें आव्यू अकेला आ रहा है। इसके बाद आव्यू और सारणिक गले मिलकर आएंगे, साथ साथ आएंगे और कहेंगे हम साथ साथ हैं। 95%, वेरी गुड। अब मुझे इसकी दूसरी बात बताओ। दूसरी बात क्या है इसकी, कि अगर मैं ए ट्रांसपोज लिखूं तो बताओ वो कितना होगा, और इससे ए ट्रांसपोज और ए के मध्य कुछ संबंध ला सकते हैं क्या? -x 0z और -y z 0। ए ट्रांसपोज और ए के मध्य कुछ संबंध लिखा जा सकता है क्या? ए ट्रांसपोज और ए के मध्य कोई संबंध दिख रहा है क्या तुमको? ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? -a के बराबर होगा। और यही हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि ए विषम सममित होगा, विषम सममित होगा यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a है। और ये किसी भी क्रम के वर्ग आव्यूह के लिए है, ये किसी भी क्रम के वर्ग आव्यूह के लिए है, किसी भी क्रम के वर्ग आव्यूह के लिए है। नैतिक प्रजापति, आप भवानी मंडी में कहां से हो? मैं पूरे भवानी मंडी से हूं। एक सिंपल सा सवाल तुमसे पूछते हैं कि यदि a इज इक्वल टू यदि a इज इक्वल टू 2b3 b स्क्वायर और 3 एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, तो b का मान ज्ञात करो। करो, बताओ इसका उत्तर। अगर ये एक सममित आव्यूह है तो b का मान क्या होगा? सममित आव्यूह के लिए क्या चीज होती है? a का परिवर्त a के बराबर आ जाना चाहिए, a का परिवर्त a के बराबर आ जाना चाहिए। करो फटाफट फटाफट फटाफट। यहाँ पर अपन ओपन कर देते हैं कमेंट्स जनता के लिए और कुछ कुछ बातें यहाँ पे करते हैं। तो कैसे होगा -a के इक्वल? देखो ये जो चीज है, अगर इसमें इस आव्यूह में मैं माइनस से गुणा करूं तो क्या होगा? प्रत्येक अवयव पे जाके गुणा होगा, तो जीरो के साथ माइनस तो जीरो ही होता है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जीरो यहां माइनस आ जाएगा। मतलब एक बार गुणा करके देखो तो सही, लिखो तो सही, आगे बढ़ो तो सही, कुछ करो तो सही, बोलो तो सही। क्या आ रहा है? 0 और 1। कैसे आ रहा है? ए ट्रांसपोज कितना होगा? पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बना दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब चूंकि ये कैसा है? सममित है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सीधा सीधा ए होगा, मतलब 2b² b3, ये किसके बराबर होगा? 2b² 3 के बराबर होगा। तुलना कर दो तो 2 के बराबर हो गया, b² बराबर आ गया b, यानी कि b² माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 0, यानी b गुणा b -1 हो गया 0। तो b या तो 0 हो जाए या b 1 हो जाए। कितने लोगों को क्लियर है ये बात? जीरो या 1?
है ना। देखो ये सब बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, मतलब ये बी स्क्वायर के बराबर कर दो या बी स्क्वायर बी के बराबर कर दो। 8, हाँ उससे भी कर सकते, A12 A21 के बराबर होगा। मुख्य विकर्ण के सापेक्ष चीजें बराबर होती है, यह है तो ये दोनों बराबर होना आवश्यक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी होगा। सिंपल, जैसे तुम्हें सोचना है वैसे सोचो, जैसे तुम्हें सोचना है वैसे सोचो। अच्छा यहां पर पीछे विषम सममित में एक उदाहरण लिख लो। विषम सममित कैसा दिखता है, अगर 2 क्रम का देखोगे विषम सममित, तो 2 क्रम का विषम सममित कैसा दिखेगा, 0 0 2 -2। 3 क्रम का विषम सममित कैसा दिखेगा, 0 0 0, अगर यहां 3 है तो यहां -3 आएगा, इसका ऋणात्मक। अच्छा यहां -1 है तो उसका ऋणात्मक 1 आ जाएगा, यहां 5 है तो इसका ऋणात्मक -5 आ जाएगा। जो भी चीज यहां लिखी हुई है उसका ऋणात्मक आ जाना चाहिए, जो भी चीज यहां लिखी हुई है, यहां मुख्य विकर्ण पे तो 0 होगा, 3 का ऋणात्मक -3, -1 था तो उसका ऋणात्मक 1 और 5 का ऋणात्मक -5। 0 0 2 -2, 0 0 2 -2, ये 2 उदाहरण लिख लो ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे। इवन सम्मित वाले में भी अपन ने 3x3 का लिखा है ना, यहां पर भी एक उदाहरण 2x2 का भी लिख दो कि भाई यहां पे जो मन है वो लिख दो, 3 5, बस यहां पे अगर x है तो यहां पर भी x आएगा। ठीक है, अब मैं तुमसे 1 2 सवाल और पूछता हूं। पहला सवाल है ये, तुम सम्मित विषम सम्मित में से बताना कि ये कौन सी आव्यूह है ना, सम्मित है या विषम सम्मित है, सम्मित है या विषम सम्मित। 0 0 2 2, ये पहले नंबर वाली है ना ए आव्यूह। फिर दूसरी बी आव्यूह लिख रहा हूं मैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सम्मित है या विषम सम्मित है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, पहली वाली, और दूसरी वाली सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, बताओ। पहचान तो गए होंगे तुम। पहली सम्मित है या विषम सम्मित है, दूसरी सम्मित है या विषम सम्मित है। अच्छा एक और लिखता हूं, एक तीसरी सी आव्यूह, 0 0 -3 -3, और चौथी भी लिख दे क्या, 0 0 5 -5। पहला, पोल में भेजूंगा है ना, ऑप्शन है अपने पास, सम्मित, तो ये ए बी से कंफ्यूज हो जाओगे। 1 नंबर सम्मित, विषम सम्मित, दोनों, कुछ नहीं है, ना सम्मित है ना विषम सम्मित, ना सम्मित है ना विषम सम्मित। तो पहले का उत्तर ए बी सी डी इनमें से देना है, फिर दूसरे का देना है, फिर तीसरे का देना है, फिर चौथे का देना है। तो बताओ पहले वाले का क्या है, ए सम्मित है विषम सम्मित है या किस टाइप से है ना। यहां से इनको हटा देते हैं अपन, तो तुम्हें कनेक्ट करना है A1 ऐसे, A1 है, B3 है, ऐसे A1 B3 इस टाइप से। तो A तो सम्मित है, B दोनों है, C फिर से सम्मित है, और D विषम सम्मित। क्या यही आ रहे हैं तुम्हारे भी, मतलब A1
B3, C1 और D2। यस, मैच्ड। $96.2। वेरी गुड। ये वाली जो है ये दोनों है। क्यों? क्योंकि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष देखोगे तो ये सममित भी है और एक दूसरे के ऋणात्मक भी है। मतलब शून्य आव्यूह ही अकेला एक ऐसा आव्यूह होता है जो सममित और विषम सममित दोनों होता है। ये बात फिर से लिख लेना, शून्य आव्यूह ही अकेला ऐसा आव्यूह है जो सममित एवं विषम सममित दोनों है। सममित एवं विषम सममित दोनों। ठीक है, ठीक है। वैसे तो क्या इसमें पूछना, मान ही लोगे इस बात। एक दो छोटी छोटी चीजें और करवाते हैं तुमसे, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक आव्यूह अपन लेते हैं 2, 5, 7, 3, -1, 4, 0, 2, 6, है ना। अब तुम्हें मेरे लिए कितने काम करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 काम करने हैं। क्या क्या काम करने हैं तुम्हें? सबसे पहले पता करना है तुम लोगों को कि ए ट्रांसपोज कैसा दिखेगा। जुड़ जाओ जनता। सबसे पहले तो ये बताओ ए ट्रांसपोज क्या होगा। ये तुम्हारे लिए हलवा है। फिर ये बताओ कि ए में अगर ए ट्रांसपोज जोड़ दूं तो क्या मिलेगा। फिर ये बताओ मुझे कि अगर ए में से ए ट्रांसपोज को घटा दूं तो क्या आव्यूह मिलेगा। फिर ये बताओ मुझे 3 नंबर। सभी लोग ये काम करेंगे, एक बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं अपन। अब अगर इस आव्यूह में अपन 1/2 से गुणा कर दें तो क्या आव्यूह मिलेगा। सब आव्यूह ही होंगे, ये सब आव्यूह ही होंगे, ये आव्यूह। फिर यहां पर ये वाला आव्यूह क्या होगा? 3, 4 नंबर आ गया, ये 5 नंबर। अगर इस आव्यूह में ऐसा कर दूं मैं तो ये क्या होगा। और छठा और लास्ट कि अगर इसको 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इसको जोड़ दें तो जो आव्यूह मिलेगा वो क्या होगा। एक आव्यूह दिया हुआ था, उसका परिवर्त निकाला, उसी में उसके परिवर्त जो जोड़ दिया, उसमें से उसके परिवर्त को घटा दिया। ये जो आव्यूह आया इसका आधा कर दिया, वो जो आया उसका आधा कर दिया, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया। तो मुझे ये लास्ट वाला बताओ, बस मुझे चाहिए ये लास्ट वाला कि ये क्या आएगा। ये लास्ट वाला सभी समझदार जनता काम करेगी, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेगा, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेगा। फटाफट 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 और भी काम करना, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवाल। ए ही आ जाएगा। अब वो वैसे यहां से दिख भी रहा होगा तुमको कि ये A/2 ए ट्रांसपोज बटे 2 ए ही आ जाएगा। करना तो पड़ेगा, मेहनत करना जरूरी है। 3 -1 4 0 2 6 इन दोनों को जोड़ दूं अगर मैं, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा -2 और यहां आ जाएगा 12।
ये हो जाएगा 5 3 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 4 6, ये हो जाएगा 5 3 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 4 6। इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ 0 0 0 आ जाएगा, और 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 0 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 5 गया -2, 0 में से ये 7 गया, ये 2 में से। इसका आधा कर दें तो ये हो जाएगा 2 4 7/2, 4 7/2 -1 3 3 4 नहीं 6। इसका आधा कर दोगे 0 0 0 1 -1 7/2 -7/2 1 -1। इन दोनों को फिर से जोड़ें तो 0 2 2 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 7/2 7/2 7 हो गया, 4 1 3 हो गया, ये -1 हो गया, 3 1 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 -2 हो गया, ये 6 हो गया। 2 5 7 3 -1 4 0 2 6, जो कि फिर से a के बराबर आ गया। अब जिन लोगों ने, क्या यही सारी चीजें आई हैं तुम्हारी भी? ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्या मजा आ रहा है? मैं तुम्हें कुछ चीज सिखाना चाह रहा हूं, कुछ चीज सिखाना चाह रहा हूं। वो क्या चीज सिखाना चाह रहा हूं? ए ही आ गया है, बहुत बढ़िया। पहले ये बताओ, क्या ए ही आ गया है तुम्हारा? क्या ए ही आ गया है? क्या ए ही आ गया है? बोलो, क्या ए ही ओही ओही वाहू 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 एह आहू आहू आहू, वो गाना है ना, कौन सी मूवी में? मूवी थी वो, सैफ अली खान की, कोकटेल शायद, है ना? आहू 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 आव्यू, वो इसी की बात कर रहा था। देखो, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। ये जो ए आव्यू था, इस आव्यू को ध्यान से देखें तो ये ना सम्मित आव्यू था, ना विषम सम्मित आव्यू था, ये कुछ भी था। मतलब ना सम्मित ना विषम सम्मित की कैटेगरी में ये आता था, है ना? लेकिन हमने इसके साथ कुछ उटपटांग चीजें की। अगर किसी आव्यू में उसी के परिवर्त आव्यू को जोड़ा जाए तो प्राप्त आव्यू क्या होता है? सम्मित होता है। क्या होता है? सम्मित होता है। अगर किसी आव्यू में से उसके परिवर्त को घटा दिया जाए तो प्राप्त आव्यू क्या होता है? विषम सम्मित होता है। कैसी बातें हैं ये? याद रखने की बातें हैं। कैसी बातें हैं? याद रखने। किसी भी वर्ग आव्यू के लिए, याद रखना, लिख लेना किसी का मन है तो, किसी भी वर्ग आव्यू के लिए A प्लस ए ट्रांसपोज एक सम्मित आव्यू होता है और A माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सम्मित आव्यू होता है। और किसी भी आव्यू A को, अब देखो, अगर A प्लस ए ट्रांसपोज सम्मित है, अगर A प्लस ए ट्रांसपोज सम्मित है, हर अवयव को आधा कर दें तो भी सम्मित ही चीज मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ और हो जाएगा, ये भी सम्मित है। इसको ध्यान से देखो, मुख्य विकर्ण को छोड़ दे तो बाकी सब सम्मित 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 आ रहा है। इसको ध्यान से देखो तो ये भी कैसा है? विषम सम्मित ही है। अरे भाई, जो ऊपर वाला विषम सम्मित था, आधा कर दोगे तो विषम सम्मित ही रहेगा ना, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया? ए ही आ गया। मतलब किसी भी आव्यू को, किसी भी आव्यू को एक सम्मित और एक विषम सम्मित, एक सम्मित और एक विषम सम्मित आव्यू के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये तीन गुणधर्म हमको सीखने हैं। अब ये तीनों बातें मैं यहां पे फटाफट से नोट डाल के लिख देता हूं, और तुम भी लिख लो कि किसी भी वर्ग, फटाफट लिख लो, आव्यू के लिए A प्लस ए ट्रांसपोज सम्मित एवं A माइनस ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज माइनस A विषम सम्मित आव्यू होते हैं। एवं तथा ये एवं ये, उसका नेगेटिव कर दोगे वो भी विषम सम्मित ही होगा। विषम सम्मित
आव्यूह होते हैं। पहली चीज ये, और दूसरी चीज, किसी भी वर्ग आव्यूह ए को एक सममित एवं एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये हो गया सममित हिस्सा, और A माइनस A ट्रांसपोज ये हो गया विषम सममित हिस्सा। ये वाला हिस्सा हो गया सममित, ये वाला हिस्सा हो जाएगा विषम सममित। क्लियर है क्या ये बात? मैच्ड, डन, वेरी गुड। मिसप्रिंट, क्या मिसप्रिंट है भाई? बोलो, आगे बोलो। मिसप्रिंट क्या है? बीपीपी में है, बहुत सुंदर। तो ये तो हो गई बेसिक बेसिक बातें। ये तो कैसी बातें हो गई? बेसिक बेसिक बातें। क्लियर, क्लियर, कितने ईयर? क्लियर, वेरी गुड। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलो अब आगे बढ़ाते हैं अपन। ये एक होमवर्क करना, तुम कर सकते हो, तुम है ना, ये भी कर लोगे। पहले एक काम करो, ये वाला सवाल करो। सिद्ध करो, किसी भी वर्ग आव्यूह के लिए सिद्ध कीजिए कि A ट्रांसपोज गुणा A और A गुणा A ट्रांसपोज दोनों सममित आव्यूह है। दोनों सममित आव्यूह है। सिद्ध करो वाली चीजें दे रहा हूं मैं तुमको, ताकि तुम्हें पता है कि आंसर क्या लेकर आना है। तुम बस वहां तक पहुंचो, उसके बाद मैं ऑप्शन वाले सवालों पर भी आऊंगा, चिंता मत करो, है वो मेरे पास। लेकिन पहले इनको करने की कोशिश करो, पहले इन्हें करने की कोशिश करो, फिर अपन पहुंचेंगे। अपने पास हैं कुछ कुछ और भी सवाल। ओ माय गॉड, वो एक सवाल ये रहा, ये रहा है। जिनका सिद्ध हो जाए वो यस लिखते जाना, है ना। मैं यहाँ पे बातें करता हूं कुछ कुछ। ये किसी भी वर्ग, बिल्कुल किसी भी वर्ग आव्यूह के लिए। गुरुजी यह विपरीत नहीं हुआ तो? विपरीत नहीं हुआ तो मतलब क्या? विपरीत नहीं हुआ तो विपरीत क्या? समझे नहीं बात को। योग करने पर 1/2 से गुणा करना जरूरी है। अरे बात यह है कि 1/2 से गुणा नहीं करेंगे तो फिर से उस आव्यूह तक नहीं पहुंचेंगे। उसी तक पहुंचना है तो आधा आधा करके जोड़ना हो। क्यूओटीडी टाइम देखो, शर्म नहीं आ रही है, 7:30 बजे बोल रहा है क्यूओटीडी टाइम। ओ माय गॉड, योग का आधा माइनस करके आधा फिर ऐड करें। हाँ बिल्कुल, 1/2 क्यों किया? क्योंकि जोड़ने पर फिर से वही आ जाना चाहिए। किसी 3x3 आयु में कुल कितने? एक ही विकर्ण होता है बाबू, मुख्य विकर्ण ही होता है, बस और कुछ नहीं होता है। हाँ भाई, हो गया क्या? हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया? आई, इसको बड़ा करो। अरे कैसे होगा भाई? छोटा हो गया, इसको बड़ा करवाना पड़ेगा, रुको।
ठीक है, तो अब कमेंट बंद कर देते हैं। हाँ, पता नहीं जो भी लिख रहे थे तुम, हो गया। अब सुनो, कितने लोगों का सिद्ध हो गया है? कितने लोगों का सिद्ध हो गया है? कर्सर का दाहिया सही हो गया। वो छोड़ दो प्लीज, बताओ डाउट सेशन में ब्लॉक क्यों किया है, हम डाउट क्यों नहीं मुझे क्या पता बेटा, मुझे कैसे पता होगा ये बताओ। प्रूव्ड, प्रूव्ड। सिक्सटी सेवन, वेरी गुड। अब सुनो, जिनका हो गया है, नहीं हुआ है, आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, एकदम काम धंधा छोड़कर ध्यान से सुनना। एक नए प्रकार के सवाल शुरू हो रहे हैं और ऐसे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं जिसमें परिवर्त के गुणधर्म, अनुरेख के गुणधर्म और अभी जो चीजें अपन ने सीखी है सभी लागू होंगी, है ना। एक बात याद रखना कि किसी चीज को, किसी भी आव्यूह को सम्मित सिद्ध करना हो, किसी आव्यूह को सम्मित सिद्ध करना हो तो क्या सिद्ध करना काफी है कि उसका परिवर्त उसी के तुल्य आ रहा है? बोलो हाँ या ना। किसी आव्यूह को विषम सम्मित सिद्ध करना है तो यह सिद्ध करना काफी है कि उसका परिवर्त माइनस के बराबर आ रहा है। पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनना, ये राम बाण है, ये ब्रह्मास्त्र है। सम्मित विषम सम्मित जब भी पता करना हो यही करना पड़ेगा कि परिवर्त उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परिवर्त उसके ऋणात्मक के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पर हमें क्या कहा गया था, किसी भी वर्ग आव्यूह के लिए सिद्ध करो कि यह आव्यूह सम्मित आव्यूह है ना। तो पहले मैं पहला वाला लेता हूं सॉल्यूशन। पहला वाला मैंने क्या किया, माना B इज इक्वल टू ए गुणा ए ट्रांसपोज है, ये मान लिया। इसी आव्यूह के लिए पता करना है ना, इसी आव्यूह को सिद्ध करना है ना, सम्मित है या विषम सम्मित है। सुनते रहना भाई, पाप लगेगा इधर उधर किया तो। मैं कसम वसम नहीं देता हूं, कसम देने लग जाऊंगा मैं अगर इधर उधर काम किया तुमने। जब मैं बोल रहा हूं रुक जाओ तो रुक जाओ, आगे मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इस आव्यूह को सिद्ध करना था ए ट्रांसपोज, पहले ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज गुणा ए, इसको हमें सिद्ध करना था। ये सम्मित है, जिसको हमें सिद्ध करना है पहले उसको मैंने कुछ मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं पता करने जाऊंगा बी ट्रांसपोज। अगर बी ट्रांसपोज हल करते करते कभी ऐसा आ गया तो अपन कह देंगे कि हमने जो आव्यूह बी लिया था वो कैसा है, सम्मित है। यहां तक पहुंचना अपनी जिम्मेदारी है, अपना टारगेट है कि अगर बी ट्रांसपोज को किसी तरह से मैं बी तक पहुंचा दूं तो काम हो जाएगा। अच्छा, बी ट्रांसपोज क्या होगा, अपन ने ये बी माना था, मतलब ए ट्रांसपोज गुणा ए, इसका परिवर्त होगा। अब याद करो वो गुणधर्म, अगर दो आव्यूह का परिवर्त लिया जाए तो क्रम क्या होता है, बदल जाता है क्या। अर्थात अंदर भी जो दो आव्यूह गुणा में हैं इनका क्रम बदल जाएगा क्या, पहले आ जाएगा ए और इसका परिवर्त, बाद में आ जाएगा ए ट्रांसपोज और फिर उसका परिवर्त, है ना। यहां पहले क्या था, ए ट्रांसपोज था तो वो पीछे चला गया, जो बाद में था वो पहले आ गया। ए गुणा बी का परिवर्त, पहले बी का परिवर्त फिर ए का परिवर्त, ए ट्रांसपोज गुणा ए का परिवर्त, पहले ए का परिवर्त फिर ए परिवर्त का परिवर्त। और अब ये भी जानते हो तुम कि अगर किसी आव्यूह का परिवर्त लेकर फिर से परिवर्त ले लिया जाए तो वही आ जाता है। तो ये बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये ए ट्रांसपोज हुआ और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से ए हो गया। अरे भाई ये तो बी ही आ गया, तो मतलब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो गया। मतलब ये कैसा आव्यूह हो गया, सम्मित आव्यूह हो गया। कितने लोगों को चमक गया, कितने लोगों को यह बात चमक गवेली है, फटाफट बताओ, और सवाल करने हैं। खेला हो गया था, कौन सा खेला हो गया बाबू, दूसरा, माना C इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और इसके लिए भी वही काम करते हैं।
सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका क्रम बदलो और सिद्ध करो। 92% लोगों को गलत बात है। मैंने बोला था तुमको कि ध्यान से सुनना, इससे सीखो। बाकी 7-8% लोग लिखने में मत रखो, ध्यान से सुनो। किसको सिद्ध करना है, इसको मैंने कुछ मान लिया, इसका ट्रांसपोज यानी कि इस पूरे का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज मतलब जो सी का मान है वो रख दिया। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, आव्यूहों का क्रम बदलता है और अलग अलग ट्रांसपोज लग जाता है। मतलब जो पहले लिखी है उसको बाद में लिख दो, जो बाद में लिखी है उसको पहले लिख दो। ध्यान से सुनना, शायद अभी समझ में आ जाए तुमको। यहां कौन कौन सी दो आव्यूह गुणा हो रही है, एक आव्यूह है ए और एक आव्यूह है ए ट्रांसपोज। यही दो आव्यूह गुणा हो रहे हैं ना। कौन से दो आव्यूह गुणा हो रहे हैं, ए ट्रांसपोज के साथ गुणा हो रहा है। क्रम बदल दो, ये ए ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, ये ए बाद में आ जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए ट्रांसपोज ऐसा का ऐसा हो जाएगा। मतलब सी ट्रांसपोज सीधा सीधा फिर से किसके बराबर आ गया, सी के। तो ये क्या चीज हो जाएगी, ये हो जाएगी सम्मित। क्या अभी क्लियर है? 92 से थोड़ा 95 तक तो पहुंचेंगे। हाँ, अरे भाई मजा आना चाहिए। सवाल सवाल सवाल, थ्योरी वाले लेक्चर नहीं चल रहे हैं। खुद से करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। अनिकेत प्रजापति, समझ में नहीं आया बोलने से कुछ नहीं होगा। सुनो, पीछे जाके करो। क्या समझ में नहीं आया, पूरा से शुरू से समझ में क्या नहीं आया, क्या क्या मैंने बोला तुमने सुना? क्या तुम रिपीट कर सकते हो कि सर आपने ये बात कही थी? वंस मोर सर, एक और बार गाना गाओ। इस बार मिस हो गए थे लिरिक्स, हम साथ में गा नहीं पाए। एक बार फिर से गाओ, अब हम भी गाना गाएंगे। ना करें जनाब, ना करें। 95 कूल। चलो एक और सवाल पूछते हैं अब तुमसे। दूसरा सवाल जो है ये वाला करो, फिर वो करेंगे, फिर ये करेंगे, बहुत सारा कुछ है करने के। फिर ये करेंगे। ए व बी समान क्रम की सम्मित आव्यूह है। एकदम फिर से सिद्ध करने वाला काम है ना। मैं यहां पे दे देता हूं ताकि तुम्हारा थोड़ा स्टार्टिंग में शुरू करने का काम हो जाए। दिया गया है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। और क्या क्या गुणधर्म लगेंगे, हिंट बता देता हूं मैं, जिनको दिक्कतें हैं। कि अगर दो आव्यूह हैं, कोई भी दो आव्यूह है, जरूरी नहीं ए और बी, अगर दो आव्यूह हैं सी डी, इसका ट्रांसपोज करना हो तो ये सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज होता है। अगर दो आव्यूह हैं उनका ट्रांसपोज करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर दो आव्यूह हैं गुणा में है, उनका ट्रांसपोज करना हो तो क्रम बदल भी जाता है। अब सोचो क्या सिद्ध करना है तुमको। पहला, ये सम्मित है, तो जिसको सिद्ध करना है उसको थोड़ी देर के लिए मान लो। माना C इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए है। अब C ट्रांसपोज क्या होगा, ये देखो, ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज। और किसी तरह से इसको सरल करते हुए कहां तक पहुंचने की कोशिश करो कि सी ट्रांसपोज सीधा सीधा सी के बराबर आ जाए। करो, जिसका होता जाए वो बताते जाओ कि हाँ सर हमारा आ गया है उत्तर। यस सर आई कैन डू इट, वेरी गुड। कैसे हो सर? मैंने अवयव मान कर सॉल्व किया था। देखो, अवयव मान के सॉल्व करना मतलब वो मजबूरी वाला काम हो गया कि जब हमसे कुछ नहीं होगा तब हम ऐसा करेंगे। हो गया प्रूव, वेरी गुड। क्यूओटीडी टाइम 8 बजे हो चुका है, 8 बजे ही आएगा क्यूओटीडी।
क्वेश्चन ऑफ द डे 8 बजे ही आएगा। ओहो हे हो गया, हैंड्स जो प्रूव्ड। अब क्वेश्चन होने लगे हैं, पहले से ज्यादा होने लगे हैं, पहले से ज्यादा अब बनने लगे हैं। देखो, अगर दो अवयवों को योग करके परिवर्त लें, दो अवयवों को योग करके परिवर्त लें, तो दोनों को अलग अलग परिवर्त लेके जोड़ सकते हैं। मतलब ए बी का परिवर्त और प्लस बी ए का परिवर्त। ऐसे लिखना बंद कर देना महाराज, हाथ जोड़ के विनती है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया था पिछला, वो अभी सुन लेना, ठीक है। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं बताऊंगा। फिर से मैं एक बार शुरू कर देता हूं कि जिस अवयव को आपको सिद्ध करना है उसे कुछ मान लो। इसे मैंने सी मान लिया। अब इसका परिवर्त कंसीडर करते हैं। इसके परिवर्त, सी का परिवर्त मतलब इस पूरे का परिवर्त। अब इसके पूरे के परिवर्त में कुछ गुणधर्म होते हैं परिवर्त के, कि अगर दो अवयव का योग करके परिवर्त ले तो दोनों का अलग अलग परिवर्त लेके योग किया जा सकता है। अब यहां क्या होता है, क्रम बदल जाता है। पहले बी का परिवर्त आता है, फिर ए का परिवर्त आता है। यहां पर पहले बी लिखा हुआ है, बाद में ए लिखा हुआ है, बाद में ए लिखा हुआ है, तो परिवर्त करने पर पहले ए आ जाएगा। अब क्या करें सर, तो इसके लिए हमको क्या दिया गया है कि ए सममित अवयव है, मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी भी सममित अवयव है। तो ये कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी हो गया, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब दो अवयवों का योग तो क्रम विनिमय होता है ना, सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी। तो इस ए बी को पहले लिख देता हूं और बी ए को बाद में लिख देता हूं। तो ये फिर से क्या आ गया, जो सी ट्रांसपोज था वो शुरू में जो सी लिया था उसी के तुल्य आ गया। मतलब सी कैसा हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। मतलब ये जो माना था वो सम्मित हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आ गई है? अगला सवाल करवाते हैं फिर तुमसे। माना D इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, D इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं, जाने वालों को हम रोकते नहीं हैं और हम किसी को बुलाते भी नहीं हैं। जो यहां आता है अपनी इच्छा से आता है और जो यहां से जाता है वो भी अपनी इच्छा से जाता है। क्लियर, कूल। 95 तो आना चाहिए। तो ये हुई ना बात। अब इसी हिसाब से यहां पर काम करते हैं। डी का परिवर्त इज इक्वल टू, जिनको समझ में नहीं आया वो बस सुनेंगे। फिर से घटाने में भी अलग अलग परिवर्त किया जा सकता है। तो ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त, फिर क्रम बदलता है तो ये हो जाएगा बी ए, ये ए बी। फिर चूंकि ये सम्मित है तो बी ट्रांसपोज बी होगा, ए ट्रांसपोज ए होगा। ओ माय गॉड, ये तो क्या हो गया, अगर पहले मैं लिखूं तो माइनस ए बी आएगा और बाद में प्लस बी ए आएगा, यानी कि क्रम बदल गया। माइनस उभयनिष्ठ ले लें तो डी टी इज इक्वल टू माइनस डी हो गया। मतलब जो अवयव अपन ने ली थी उसका परिवर्त, जो अवयव अपन ने ली थी उसका परिवर्त उसके ऋणात्मक के बराबर आया। अतः डी कैसी हो जाएगी, विषम सममित हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ऐसे सवाल कर पाएंगे हम लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे समझ तो आ गया, पर डाउट है कि हम सी ही क्यों माने हैं, बी ही क्यों नहीं? क्योंकि सवाल में ऑलरेडी बी है ना। जब ऑलरेडी बी है तो कुछ नया नाम दोगे ना, नाम तो कुछ और दोगे महाराज। डी दे दो, ई दे दो। अब ए भी यहां है और इसे भी ए ही मान लोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा ए है और कौन सा ए नहीं है।
97। वाओ। चलो इसी बात पर एक सवाल और करते हैं, इसी बात पर एक सवाल और करते हैं, और वो सवाल है जेईई ये वाला। अभी सवाल होंगे भैया, ये होगा, इसके बाद एक और होगा, फिर कुछ और होगा, फिर उसके बाद घर जाओगे तुम, है ना। जिसको जल्दी है निकल जाओ अपने पतली गली से। तो इस बार क्या है, ए सम्मित है और बी विषम सम्मित है, इस बात का ध्यान रखना। शब्द निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हिंट मैं फिर से दे देता हूं, कौन कौन से गुणधर्मों का प्रयोग होगा, है ना। सबसे पहला तो वही है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाता है। दूसरा, क्रम बदलता है। तीसरा, अगर दो आव्यूहों को जोड़ा या घटाया जाए और उनका ट्रांसपोज लिया जाए तो अलग अलग ट्रांसपोज लेके जोड़ा घटाया जा सकता है। और इस बार एक नया वाला आएगा कि इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसके ट्रांसपोज की घात n हो जाता है। मतलब a की घात 4 का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज की घात 4 के तुल्य होगा। ये वाला एक नया आया है जिसका प्रयोग यहां पर होगा। करो 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 भैया इस सवाल को। 4 सवाल हैं ये, 4 सवाल। कितने सवाल? 4 सवाल। 4 4 4 4। भेजें क्या ऑप्शन? ₹150। 150 देगा, 150 देगा। अरे तुम लोग 12वीं में हो, 11वीं के जैसे छोटे छोटे बच्चों जैसे हरकतें मत किया करो, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, है ना। पढ़ अपना तो ऐसा होना चाहिए, और पढ़ाओ सर, 1 घंटा और खींच दो, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होना चाहिए, है ना। आप तो चलने दो साहब। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या करना है कि ये सम्मित आव्यूह है या नहीं है, यह चेक करना है। तो माना c इज इक्वल टू ए की घात 4 माइनस बी की घात 4। अब सम्मित विषम सम्मित के लिए क्या करते हैं, इसी का ट्रांसपोज कंसीडर करते हैं। तो c का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a की घात 4 माइनस बी की घात 4 का ट्रांसपोज। c ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अलग अलग कर सकते हैं। अब यहां आता है नया चीज, एक और नई चीज। क्या चीज है वो, ये वाली। अब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज की घात 4 माइनस बी ट्रांसपोज की घात 4। बोलो हाँ या ना। ए ट्रांसपोज, अब ये ए ट्रांसपोज कितना होगा बताओ। तो ए ट्रांसपोज तो सीधा सीधा ए के तुल्य है, माइनस बी ट्रांसपोज
माइनस बी के तुल्य है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि घात है 4 और माइनस की घात जब 4 होता है तो वो सीधा सीधा यही हो जाता है, सी ट्रांसपोज सी आ गया। मतलब ये जो अपन ने सी माना था ये तो सम्मित है, मतलब ये तो सत्य कथन है, ये तो सत्य कथन है, ये तो सत्य कथन है। ठीक है, ए बी माइनस बी ए ये एक सम्मित आव्यूह है। बी की घात 5 माइनस ए की घात 5 ये विषम सम्मित आव्यूह है। द करेक्ट आंसर इज सी, 30% लोग। क्या ये ऑप्शन ए क्लियर है क्या? कितने लोगों को ऑप्शन ए क्लियर हो गया है? सी क्लियर? क्या इसी तरह से बाकी सारे कर सकते हो तुम? 94.94। अब मैं एक काम करता हूं, ये बाकी सारे जो है ना तुम्हें चेक करने के लिए देता हूं। ये वाला भी घर पे चेक करना, ये भी घर पे चेक करना, ये भी घर पे चेक करना। ठीक है, ये 3 ऑप्शन घर पे चेक करना, तुम्हें पता चल जाएगा। अभी एक सवाल और देखते हैं अपन। ये आया था जेई एडवांस्ड में 2015 में। क्या है ये? एक्स और वाई दो 3x3 की विषम सममित आव्यूह है और जेड 3x3 की सममित आव्यूह है। तो निम्न में से कौन से विषम सममित आव्यूह है? क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को कि एक्स और वाई तो सममित है, एक्स और वाई तो सममित है और जेड जो है वो विषम सममित है ना। अब पूछा गया है कि कौन से विषम सममित है। जेई एडवांस का सवाल है ये। ए ऑप्शन है, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं उसके लिए लिख दे रहा हूं, जेड की घात 4 वाई की घात 3। दूसरा एक्स की घात 44 प्लस वाई की घात 44। तीसरा एक्स की घात 4 जेड की घात 3 माइनस जेड की घात 3 एक्स की घात 4। और चौथा एक्स की घात 23 प्लस वाई की घात 23। अब मेरे हिसाब से तुम बड़ी आसानी से इस सवाल को कर सकते हो, है ना। एक बार इसको जैसे मैंने सिखाया है उसी तरह से करना। जेई एडवांस 2000 पहले ऑप्शन के लिए बस बता दो मुझे कि पहला ऑप्शन विषम सम्मित है या नहीं है। बस एक सवाल तुम यहां कर दो, बाकी 3 ऑप्शन घर पे कर सकते हो। ए अपन मान लिया वाई जेड की घात 4 माइनस जेड की घात 4 वाई क्यूब। अगर पहला ऑप्शन तुमने सही बता दिया मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलेगी। बताओ ये जो मैंने माना है ये सम्मित है या विषम सम्मित है? ये सम्मित है या विषम सम्मित है? फटाफट से इसको हल करो। ये पहला वाला बता दो मुझे। नो 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 क्या हो रहा है? नहीं है? अच्छा, इसका उत्तर ही बता दिया क्या तुमने? अरे क्यूओटीडी आ रहा है भैया। अरे सर बस कीजिए। 3 4 4 3 जेड वाई 44 44 माइनस 23 23 ठीक तो है। जेई एडवांस के सवाल में करवा रहा हूं तुमको और तुम जो है वो बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? वाई की घात 3 जेड की घात 4 माइनस जेड की घात 4 वाई की घात 3। इस पूरे का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। मतलब वाई की घात 3 जेड की घात 4 का ट्रांसपोज माइनस जेड की घात 4 वाई की घात 3 का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर ट्रांसपोज में आव्यूह का क्रम भी बदल जाता है। मतलब पहले जेड की घात 4 का ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर वाई की घात 3 का ट्रांसपोज आ जाएगा, माइनस यहां पर पहले वाई की घात 3 4 4 3 वाई जेड जेड में वाई की घात
3 ही है दोनों में, ठीक है। और जेड की घात 4 का ट्रांसपोज। आगे आते हैं, अब क्या होता है, घात और ट्रांसपोज आपस में स्विच हो जाते हैं। तो ये जेड की घात, जेड ट्रांसपोज की घात 4 हो जाएगा और ये वाई ट्रांसपोज की घात 3 हो जाएगा, माइनस, बस थोड़ा सा हिम्मत रख के आगे बढ़ते जाना है और कुछ नहीं करना है, जेड ट्रांसपोज की घात 4। अब मुझे बताओ कि जेड ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस जेड के बराबर है। वाई ट्रांसपोज किसके बराबर है, वाई के बराबर है। वाई ट्रांसपोज किसके बराबर है, वाई के बराबर है। जेड ट्रांसपोज इसके बराबर है। तो ए ट्रांसपोज जेड माइनस की घात 4 है तो घात सम है, तो ऐसा का ऐसा हो जाएगा। यहां तो कोई चिंता की बात है ही नहीं, यहां पर भी ऐसा ही है और माइनस की घात 4 है तो वैसा का वैसा आ जाएगा। क्या ये चीज सीधी सीधी इसके बराबर है क्या, नहीं है, इसमें माइनस उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा। माइनस वाले को पहले लिख देता हूं, प्लस वाले को बाद में लिख देता हूं और फिर माइनस उभयनिष्ठ ले लेता हूं। तो ए ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लें तो ये आ गया वाई क्यूब जेड की घात 4 माइनस जेड की घात 4 वाई क्यूब। यहीं से अपन ने शुरुआत की थी क्या, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के। मतलब अपन ने जो ए माना था वो कैसा आ गया, विषम सममित है, यानी ये वाला विषम सममित है। तो निम्नलिखित में से कौन से विषम सममित है, तो पहला वाला विषम सममित है। अब बाकी 3 को तुम्हें चेक करना है कि बाकी 3 में से कौन से विषम सममित है। कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं और जेई एडवांस के इस सवाल को समझ पाए हैं। है, आलोक ने बोल दिया है, आलोक सागर ने, आलोक सोनकर ने बोला है, जेड सममित है। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, सब गलत हो गया, आपने उल्टा मान लिया है। कर लेना अब घर पे, उल्टा मान के कर दिया मैंने, अब तुम सीधा मान के कर लेना, ठीक है, सीधा मान के हल कर लेना। यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, और यहां नहीं आएगा, ये वाला, यहां पर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो जेड की घात 4 गुणा में होगा माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब जेड की घात 4, ये हो जाएगा माइनस जेड की घात 4 वाई क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस वाई क्यूब जेड की घात 4, जेड की घात 4 वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब जेड की घात 4, माइनस कॉमन ले लें, तो ये अभी भी आ ही रहा है। बाकी सब तो सेम था, बस यहाँ प्लस आना था, बीच में माइनस था ही, माइनस वाई क्यूब जेड की घात 4, तो ये भी विषम सममित ही आ रहा है। ये कर लेना, कर लोगे क्या, अरे भाई कर लोगे क्या, बोल दो। ये भी विषम सममित ही आ गया क्या, जेड की घात 4 वाई टी माइनस माइनस बाहर आ गया, बहुत देर हो गई मेरे हिसाब से, अब क्लास अंत करने का समय आ गया है, क्योंकि अब जो है वो रायता फैल रहा है और मैं नहीं चाहता। क्या हो रहा है भाई,
घर पे करना, घर पर करना। ये होमवर्क है तुम्हारा। एक ये होमवर्क है, एक ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, बस। बाकी जो दिए थे वही थे। सीओटीडी पे आ जाते हैं। होमवर्क करोगे? कर लोगे ना होमवर्क? जनता है कि नहीं है कि चली गई? क्यूओटीडी, हाँ, आ जाओ। करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। पढ़ने वाली जनता रुकी रहे, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में समझना उस चीज को। 95% लोग बोल रहे हैं कर लेंगे। जब बड़ी बड़ी घातें आती तो हम क्या करते हैं, ये a इज इक्वल टू है 1/2, और अंदर क्या है, √3, 1 है पहले, 1 √3 -√3 और 1, है ना। तो क्या करते हैं इसमें, तो बस ए स्क्वायर पता करो, ए क्यूब पता करो, पैटर्न ढूंढो। ए स्क्वायर क्या होगा, 1/2, 1 √3 -√3 1। गुणा 1/2, 1 √3 -√3 1। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, और इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -3 माइनस का 2, फिर ये इससे गुणा करेंगे तो √3 + √3 2√3, ये इससे गुणा करेंगे तो -2 √3, और ये -3 और +1 माइनस का 2। तो एक 2 बाहर ले लें, अगर एक 2 बाहर ले लें, या ये हो जाएगा 1 -3 -2, और ये लास्ट वाला -3 +1, ये भी -2 होगा, ये इससे गुणा होगा तो 1 -1 √3 + √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -√3 -√3 -2 √3। अगर अपन इसको बाहर ले लें 2 को, तो ये हो जाएगा -1 √3 -√3 -1। ये स्क्वायर आ रहा है। ए क्यूब में कुछ पैटर्न बनेगा क्या? अगर ए क्यूब में लिखता हूं, ए क्यूब हो जाएगा अपना 1/4, फिर 1 √3 -√3 1 गुणा -1 √3 -√3 भाई ए स्क्वायर यही आएगा ना, एक बार कंफर्म करो पढ़ने वाली जनता। ए स्क्वायर यही आएगा ना, एक बार कंफर्म कर दो फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ आ जाएगा -1 और -√3 माइनस का 4 हो गया, और ये हो जाएगा √3 -√3 0, और ये हो जाएगा अपना अंदर गुणा करेंगे तो √3 -√3 0, और ये हो जाएगा -√3 मतलब -3 -1 माइनस का 4, मतलब ए क्यूब जो है अगर -4 बाहर ले लें तो 1/4 गुणा -4 1 0 0 1 आ गया, तो ए क्यूब इज इक्वल टू -i आ गया। तो अब तो खत्म हो गया सवाल, ए क्यूब इज इक्वल टू -i आ गया। अगर ए क्यूब -i आ गया है तो सवाल तो खत्म हो ही गया है। अब तो ऑप्शन से चेक करना है अपन को। अगर ए क्यूब -i है, ए क्यूब अगर -i है तो a की घात 6 जो हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब गुणा ए क्यूब, यानी माइनस आई गुणा माइनस आई, यानी आई स्क्वायर यानी कि आई, तो ए की घात 6 आई आ जाएगा। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते जाओ। 92%, वेरी गुड। क्या करें, ऑप्शन नंबर ए की घात 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। अब अपन ए की घात 30 को क्या लिख सकते हैं, ए की घात 6 की घात 5, 5 बार गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, आई की घात 5 यानी कि सीधा सीधा आई हो जाएगा। और ए की घात 24 को क्या लिख सकते हैं अपन, ए की घात 25 को क्या लिख सकते हैं, ए की घात 24 गुणा ए, यानी ए की घात 6 की घात 4 गुणा ए, यानी इकाई आव्यूह की घात 4 गुणा ए, यानी इकाई आव्यूह गुणा ए, यानी कि ए, मतलब ए की घात 30 आ रहा है। ऑप्शन ए की बात करूं मैं, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में ये हो जाएगा इकाई आव्यूह माइनस ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2i। ये तो गलत बात हो गई, ये तो गलत बात हो गई, ऐसा नहीं है ना। क्यों, क्योंकि यहां से तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस आई आ गया, जो कि गलत बात है। बी ऑप्शन में इधर वाला है अपना इकाई आव्यूह, इधर वाला है a, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन में ये है इकाई आव्यूह प्लस a की घात 25 है a, और फिर a इकाई आव्यूह, i इज इक्वल टू आई, तो ये वाला सही हो गया। और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, a की घात 30 है a प्लस a इज इक्वल टू आई, तो यहां से तो 2a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये भी गलत हो गया। तो बस ये हिम्मत रख के आगे बढ़ने का सवाल था। मैंने तुम्हें ये बात कितनी बार समझा दी है, पढ़ने वाली जनता शायद इस बात को अब ध्यान रखेगी। वहां पर 1/8 नहीं होगा बेटा, एक ये 2 कॉमन लेके मैंने पहले ही काट दिया था, फिर उसी के साथ गुणा किया था, है ना। कर लेना एक बार, खुद से कैलकुलेशन करोगे हो जाएगा, ठीक है, खुद से कैलकुलेशन करोगे हो जाएगा। और ये अब आज का क्यूओटीडी हो गया, ये आज का क्यूओटीडी हो गया। अब आ जाते हैं अपन होमवर्क पे। तो देखो, होमवर्क में सबसे जरूरी चीज, होमवर्क में सबसे जरूरी चीज जो है, क्लास के क्वेश्चंस, इसी क्रम में होमवर्क करना है तुमको। क्लास के क्वेश्चंस ये करने ही करने हैं, फिर क्यूओटीडी ये करना ही करना है। इनको अपने प्रायोरिटी में रखना। ये क्लास के होमवर्क क्वेश्चन ये बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि इन्हें अपन अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन डीपीपी पे। तो डीपीपी का क्या स्टेटस है अपना, डीपीपी नंबर 4, डीपीपी नंबर 4 में एडजॉइंट वगैरह है, मत करो अभी। डीपीपी नंबर 3 में भी एडजॉइंट है, बस डीपीपी 2 तक ही करनी है, ठीक है। बस पहले इतना काम कर लो। अभी मैं ना मॉड्यूल से दे रहा हूं, डेली एक जेईई एडवांस का सवाल करवाना। बेटा देखो, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी आता रहेगा, चिंता मत करो तुम, ठीक है। हाँ चलो, आज ऑलरेडी मैंने ज्यादा समय ले लिया है, 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। जाओ तुम लोग पढ़ाई करो, ध्यान रखना जो आज क्लास में क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं उनको प्लीज करके आना, ताकि अगली क्लास में अच्छा लगेगा। जो 1/2, 1/4, 1/8 कर रहे हैं, एक बार खुद से कैलकुलेशन करना बेटा, तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं।